नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल और गुजरात दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है, क्योंकि दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस दौरान गुजरात और हिमाचल के चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि गुजरात में चुनावी बिगुल आज फूंका जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान दोपहर 3 बजे कर दिया जाएगा। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जो हैं वो भी लगातार पिछले कुछ दिनों में बढ़ती नजर आई हैं। और आज जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है, उसके बाद सियासी सरगर्मी भी अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही राज्य बेहद अहम है। खास करके गुजरात की अगर बात कर ली जाए तो गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमेशा से टक्कर रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने यहां पर पूरी ताकत लगा रखी है। इसके अलावा बात हिमाचल की जाए तो हिमाचल में भी कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है। कल हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी सौगातें हिमाचल को दी। आज प्रियंका गांधी हिमाचल के दौरे पर हैं और यहां पे आपको बता दें कि चुनावी शंखनाद वो करने वाली हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ जोड़ रहे हैं, साथ ही मेहुल झाला गुजरात से हमारे साथ जोड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक, आपके पास आ रहे हैं। 3 बजे तक का इंतजार और उसके बाद दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है, क्लियर है ये? जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग दौरा कर रहा था, चाहे वो गुजरात हो या हिमाचल हो, उसको अमली जामा पहनाया जा रहा था कि सुरक्षा की बात की जाए या फिर ईवीएम कैसे वहां ले जाए। एक टीम भी गई थी कुछ दिन पहले, उसके बाद ही हुआ था कि 14 या 15 के बीच में चुनाव आयोग अपनी घोषणा कर सकता है। और आज करीब 3 बजे के आसपास हिमाचल और गुजरात में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अगर बात की जाए तो देखिए कि अगर हिमाचल की बात की जाए तो 68 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 44 है। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भी 142 सीटें हैं विधानसभा की। अब देखने वाली ये रणनीति होगी कि क्या 2017 वाली बीजेपी 2022 में भी वो कमाल दिखा पाएगी, क्योंकि अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा वोटर हैं और वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो करीब 4 से 4.5 करोड़ से ज्यादा के वोटर्स है। तो इस पर किस तरफ झुकाव होगा? हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि आम आदमी पार्टी हालांकि हिमाचल से चली गई है, अब वो गुजरात में पूरा फोकस है। अब गुजरात में देखने वाली बात होगी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होता है। हाँ, हालांकि हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हालांकि प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि दूसरा जो घर है वो पहले गुजरात है, उसके बाद बनारस है, उसके बाद हिमाचल के वासियों के लिए। कल उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन भी वहां पे किया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दूसरा घर है वो कहा जाए तो हिमाचल भी आता है। और लगातार हिमाचल दौरा हो रहा था, चाहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए या प्रधानमंत्री की बात की जाए, लगातार दौरे पे दौरे कर रहे थे। और कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले विधानसभा में देखने को बीजेपी को मिलेगा। पर हाँ, जिस तरीके से आज शाम को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद देखना होगा कि कई कितने चरणों में होते हैं। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 68 विधानसभा चुनाव है, तो मैक्सिमम अगर बात की जाए तो एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं। अगर वही बात की जाए गुजरात में 2 से 3 चरणों में चुनाव होने की संभावना हो सकती है। अभी देखने वाली ये बात होगी अभिषेक की जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो और क्या क्या चुनाव आयोग अपनी बातें रखता है। बिल्कुल ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहे। मैं आपके पास फिर से आता हूं। अभी चलते हैं मेहुल झाला के पास। मेहुल, देखिए गरबा डांडिया सब कुछ हो गया और आज से चुनावी बिगुल जो है वो गुजरात में। दिवाली के पटाखे में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आज चुनावी बिगुल कम से कम बजने वाला है, ये लगभग तय हो गया है। क्या माहौल गुजरात का? बिल्कुल, मेरे सहयोगी दीपक चौबे की एक बात को मैं करेक्ट करना चाहूंगा। 182 सीटें हैं गुजरात में विधानसभा की। पिछले चुनाव में 2017 में 2 चरण में चुनाव हुए थे। चुनाव आयोग जब गांधीनगर में आया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब न्यूज इंडिया ने सवाल उठाया था कि गुजरात में 2 चरण में चुनाव क्यों? क्योंकि शांत राज्य है, समृद्ध राज्य है, विकसित राज्य है, कोई दंगा फसाद नहीं है, कोई मौसम का उस तरह की हिमाचल की तरह की गड़बड़ी नहीं है, बावजूद 2 चरण में चुनाव क्यों किए जा रहे हैं?
चूंकि ये हमारा सवाल अहम इसलिए था क्योंकि एक क्षेत्र में अगर पहले चरण में चुनाव होता है, समझो कि सौराष्ट्र में, तो उसके बाद दक्षिण गुजरात में जो चुनाव होते हैं तो सौराष्ट्र से बसें भर भर के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लोगों का मानना है। तो जिस तरह से सौराष्ट्र के जो लोग हैं वो सूरत जाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में आप 2 चरण में चुनाव गुजरात में क्यों दे रहे हैं? चुनाव आयोग ने स्पष्ट हमसे कहा था कि हमें मौसम और उनका तकाजा करना पड़ता है। कहीं जगह पर पहाड़ है, मैदान है, नदियां उफान पर है, मौसम की बारिश भी होती है। इसको देखते हुए हमें ये निर्णय लेना पड़ सकता है कि हम गुजरात में या हिमाचल में 2 चरण में चुनाव करेंगे कि नहीं। पर ये जाहिर सी बात है, 182 विधानसभा सीट है, शांत राज्य है। जब हमने न्यूज इंडिया ने पूछा था कि 2 चरण में गुजरात में चुनाव क्यों दिए जा रहे हैं, तो इस पर भी आज चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। मैं आपको बताऊं कि 2017 में 99 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी और 77 सीटें आई थी कांग्रेस के पाले में। सरकार बनते बनते रह गई थी, चूंकि उस वक्त शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस से और बाकी 14-15 विधायक कांग्रेस के खेमे से निकल चुके थे 2017 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, राज्यसभा चुनाव के वक्त। तो इसका जो खामियाजा है वो बेशक कांग्रेस को भुगतना पड़ा 2017 में। अब की बार आम आदमी पार्टी जोशो खरोश से गुजरात में लगी हुई है। तकरीबन 1.5-2 महीने से अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब उनका जो डबल इंजन है आम आदमी का, भगवंत मान भी गुजरात के चुनाव में जुड़े हैं। मैं आपको एक अधिक जानकारी दे दूं कि शनिवार या रविवार को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान वापस गुजरात आ सकते हैं और 19 और 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात आएंगे। यहाँ पर डिफेंस एक्सपो है, उनका इनॉग्रेशन होगा। साथ साथ 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट में बड़ी जनसभा करेंगे। इसके साथ एक आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि सौराष्ट्र के पाटीदार समुदाय की जो 22 सीटें हैं, वहां उस पर खोडलधाम जो माताजी का मंदिर है, उनका प्रभाव लेहुआ पाटीदारों में काफी गजब है। तो वहां के इसके बारे में और डिटेलिंग में जाएंगे मेहुल, लेकिन एक चीज और है वो मैं दीपक से भी जरा सा क्लियर कर लेना चाहूंगा। दीपक, देखिए फेजेस को लेकर के सवाल जरूर उठते रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्या इस बार संभावना यह है कि एक ही फेज में चुनाव जो है वो सारी सीटों पर 182 सीटें जो हैं सभी जगह करवा लिए जाएं? हिमाचल को लेकर के क्या स्थिति, आपके सूत्र अगर कुछ बता पाए हो, इलेक्शन कमीशन की कोई जानकारी इसके बारे में हो कि फेजेस को लेकर के क्या कंसिडर कर सकता है इलेक्शन कमीशन? जी अभिषेक, दोबारा क्वेश्चन दोहराए, नेटवर्क की प्रॉब्लम से नहीं आ रही है आवाज। ये फेजेस को लेकर के, क्योंकि गुजरात के बारे में जैसा मेहुल भी बता रहे थे कि बहुत शांत राज्य है, वहां पे दंगे जैसी चीजें रही नहीं है पिछले कुछ चुनाव में, तो क्या फेजेस जो हैं, पिछली बार हमने देखा था 2017 में 2 फेज में चुनाव हुए थे, क्या इस बार ये संभव है कि एक ही फेज में सारी चीजें करवा ली जाएं? फेजेस को लेकर कोई अगर क्लियरिटी हो। देखिए अभिषेक, अगर बात की जाए तो चुनाव चाहता है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कुछ दिन पहले जब मीटिंग हुई चुनाव की, तो उसमें हमारे जो सूत्र उन्होंने कहा था कि चुनाव चाहता है एक फेज में हो जाए, जल्दी हो जाए, क्योंकि दीपावली भी है और इस बार देखने वाली बात होगी कि किसके घर में ज्यादा दिए जलते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो दीपावली पिछली बार भी केंद्र सरकार ने एक अच्छा बजट दिया था, चाहे वो गुजरात को हो या फिर हिमाचल को। इस बार देखना होगा कि फेज कितने होते हैं। अगर फेजों की बात की जाए तो हालांकि गुजरात एक बड़ा स्टेट है क्योंकि वहां पे 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, वहीं अगर बात की जाए तो हिमाचल कम मतदाता है। तो और क्योंकि विधानसभा की जो सीटें हैं वो कम है, सिर्फ 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में और 182 सीटें हैं गुजरात में। तो हालांकि चुनाव के जो अधिकारी है वो कह रहे थे कि हम लोग ने तैयारी कर ली और हमारी कोशिश यही है कि एक फेज में हिमाचल में और 2 से 3 फेज में गुजरात में करा लिया जाएगा। पर अगर बात की जाए तो देखिए, जब 3 बजे की जब बैठक होगी, उसके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें देखना होगा। हालांकि हम अभी आकलन लगा रहे हैं कि एक फेज में हिमाचल में और 2 से 3 फेज में राजस्थान में हो जाएंगे। पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आखिर रणनीति क्या है, क्योंकि देखिए बात की जाए तो गुजरात हो या फिर हिमाचल हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है हिमाचल में, क्योंकि नीचे से लेकर और ऊपर तक आपको जाना पड़ता है। तो ईवीएम की भी सुरक्षा की बात की जाए या फिर ईवीएम को ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, जो अधिकारी है उनको वहां तक गंतव्य तक पहुंचाया जाए, तो इन सब की तैयारी को लेकर चुनाव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो देखना होगा कि कौन कौन कितने फेजेस में वो कर रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो एक फेज में हिमाचल में संभव है क्योंकि कम विधानसभा है। अगर वही बात की जाए तो गुजरात 2 से 3 फेज में कर सकता है। अभिषेक, ठीक है। अब मेहुल, देखिए फेजेस तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कितने फेजेस में चुनाव करवाता है ये 3 बजे के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब जरा सा मुद्दों के बारे में अगर मैं आपसे समझना चाहूंगा, गुजरात में इस बार मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं और
क्या समीकरण आप बनता देख रहे हैं? क्योंकि यहां पे ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव जो है वो त्रिकोणीय होने वाला है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो क्या स्थिति बनती हुई आप देख रहे हैं गुजरात में? अभिषेक, एक करेक्शन और करना चाहूंगा। तकरीबन 6.5 करोड़ वोटर्स गुजरात में इस बार वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे, क्योंकि 10 अक्टूबर जो अंतिम तिथि थी मतदाता सूची बनाने की, उसके मुताबिक तकरीबन 6.5 से 6.25 करोड़ मतदाता गुजरात में हैं। मुद्दों की बात करें तो जिस तरह से गुजरात में पिछले 3 दिन से गौरव यात्रा निकाली जा रही है, केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया है। मैं आपको बताऊं कि पुरुषोत्तम रूपाला, जेपी नड्डा, मनसुख मांडविया, डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीबेन चियाल, ये सभी गुजरात में गौरव यात्रा में घूम रहे हैं। जेपी नड्डा जी ने इनॉग्रेशन किया 2 जगहों से गौरव यात्रा का। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झांझरका से इनका प्रस्थान करवाया था। कुल मिलाकर 5 यात्राएं अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है और सभी जगह एक ही चीज बताई जा रही है कि केंद्र में नरेंद्र, गुजरात में भूपेंद्र। ये जो डबल इंजन की सरकार है, उनका जो विकास है, चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, चाहे अहमदाबाद का रिवर फ्रंट हो, चाहे नर्मदा का पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे कृषि का मामला हो, चाहे जिस तरह से देखा जाए कि जो सौगात पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने 2 यात्राओं में 3 दिवसीय दौरे पर जिस तरह से गुजरात को शगुफा पर शगुफा दिया जा रहे थे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का, कई जगह इनॉग्रेशन हुआ, कई जगह खातमुहूर्त भी हुआ, तो उनको देखकर ये गौरव यात्रा निकाली जा रही है कि पिछले 27 साल से गुजरात में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, उसको लेकर जो डेवलपमेंट और लोगों को सुकून पहुंचाने वाली बात है। कई जगह पर महिलाओं को उज्ज्वला योजना का हवाला दिया जाता है, किसानों के लिए जो काम किया है उसका ब्यौरा दिया जाता है, कोविड काल में जिस तरह से गुजरात सरकार की कामगिरी रही उनका हवाला स्वास्थ्य के हिसाब से दिया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हवाला दिया जा रहा है। कुल मिलाकर अंतिम तबके की जो जनता है, गुजरात के कोने के इलाके में रहने वाली, उन तक ये विकास पहुंचा है। इसको और जरा अगर विस्तार से आप समझा पाएं, बीजेपी की चुनौती किससे? बीजेपी की चुनौती खुद से या आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? कांग्रेस से जिस तरीके से लगातार इस्तीफे गिरे हैं, कांग्रेस कहां खड़ी नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी के 2 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों पूरा जोर लगा रहे हैं, कई और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता वहां जोर लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी खुद? बीजेपी के लिए कौन चुनौती? देखिए, बीजेपी के लिए अपने घर में पहले चुनौती हो सकती है जब टिकटों का ऐलान हो, क्योंकि कई जगह पर ऐसे हैं कि जो लोग स्थानीय लोगों को चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि अल्पेश ठाकुर, जो कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष से महासचिव थे, वो जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए और बाई इलेक्शन हार गए, उसके बाद उन्होंने फिर से राधनपुर बैठक को चुना था, पर स्थानीय नेतागिरी ने अल्पेश ठाकुर को लिए नाराजगी जताई है और ये कहा है कि किसी स्थानीय प्रत्याशी को ही यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए, बीजेपी का टिकट मिले। लवंग जी ठाकुर वहां के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने और ठाकुर समुदाय ने विरोध जताया। तो अब मामले में यह समझा जा रहा है कि शंभूजी ठाकुर करके जो विधायक हैं गांधीनगर दक्षिण क्षेत्र में, उस जगह से हो सकता है कि अल्पेश ठाकुर को प्रमोट किया जाए और वहां से टिकट दिया जाए। ठीक इसी तरह की बैठक जो है विरमगाम की है। हार्दिक पटेल को इशारा मिला है कि वो तैयारियां करे चुनाव की लड़ने की, पर इससे पहले 3 विधायक ऐसे हैं जो पहले से ही अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ऐसे में चुनौतियां काफी है। देखना यह होगा कि टी.आर. पाटिल ने सीधा इशारा कर दिया है कि चुनाव की टिकट का जो मसला है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों से ही होगा, क्योंकि प्रदेश लेवल पर किसको टिकट दिया जाना है ये तय नहीं होगा और सीधा सीधा केंद्रीय बीजेपी जो शीर्षस्थ नेतागिरी है उनके पास ये मामला जाएगा। तो ये देखना ये होगा जब टिकट का मामला हो। कांग्रेस अभी तक इस तरह की यात्राओं में नहीं जुड़ी हुई है, उनका तेजीला प्रचार जो है वो अभी देखने को नहीं मिला है। हालांकि ये तय है कि उनके जो 63 या 66 विधायक हैं उनको ये सीधा संकेत दे दिया गया कि आपको टिकट वापस मिलेगा। जिस जगह पर पेच लगे हैं या जो विधायकों ने चुनाव लड़ने की अनिच्छा दर्शाई है उसी जगह पर नए चेहरे को खोजने की कवायद हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंदरूनी जो खींचतान टिकट के वक्त होगी वो उभर कर सामने आएगी।
इस मामले में आम आदमी पार्टी को ज्यादा खामियाजा नहीं भुगतना है, क्योंकि अब तक उन्होंने ठीक है, मैं वो तो इसके बारे में आपसे भी ये भी घोषित कर समझेंगे दी कि है। क्या ये अंदरूनी जो अंतरकलह है दोनों ही पार्टियों की, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्या इसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिलेगा या नहीं, ये देखना अहम होगा। ठीक है, आते हैं आपके पास। दीपक, अब एक चीज आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, गुजरात प्रधानमंत्री का पहला घर, इसलिए बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण। कल जो रैली थी उसमें हमने सुना था कि हिमाचल को वो दूसरा घर मानते हैं, तो दूसरे घर में आप किस तरीके से देख रहे हैं? हिमाचल में बीजेपी के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? मुद्दे इस बार हिमाचल में कौन कौन से ऐसे हैं जो हावी रह सकते हैं इस चुनाव में? जी देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए हिमाचल की, तो हिमाचल में ऐसा लग रहा है कि कहीं बीजेपी क्लीन स्वीप ना कर जाए, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जोरों शोरों पे लगी थी, उसके बाद केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर का वहां जलवा चला, और जितने भी आम आदमी पार्टी के जो अगर बात की जाए जो संगठन से जुड़े लोग थे या फिर कहीं की प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पार्टी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए रातों रात। करीब 12:30 बजे, मुझे याद है कि 12:30 बजे के आसपास हमारे पास मैसेज आया कि इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी वहां पे पहली पार्टी है। दूसरी बात ये कि देखिए, अगर बात की जाए तो वीरभद्र के जाने के बाद उनकी वाइफ जो प्रतिभा सिंह है, वो लगातार बीजेपी का सॉरी माफी चाहता हूँ कि कांग्रेस की कमान संभाली हुई है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस वहां कितना अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वहां खत्म होती जा रही थी कि इससे पहले की लगातार केंद्र अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, कई लोग वहां जा रहे थे। पर जिस तरीके से लगातार अब उनका दौरा बिल्कुल खत्म हो गया, तो पार्टी जिस तरीके से टूट पार्टी में टूट पड़ी, उसके बाद लगातार जो कार्यकर्ता थे वो लगातार बीजेपी में शामिल होते गए। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को एक मैसेज लग गया कि हिमाचल में वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने गुजरात में फोकस कर लिया। अब देखने वाली ये बात होगी कि वहां पे, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो सीधा जो फाइट है वो कांग्रेस और बीजेपी में होगी। आम आदमी पार्टी वहां दिख नहीं रही है, क्योंकि अच्छा दीपक, क्या ये भी तो लग रहा है कि हिमाचल के लिए बीजेपी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? क्योंकि हमने देखा है कि गुजरात में क्या परिस्थिति बनी, कैबिनेट को बदल दिया गया, सीएम का चेहरा बदल दिया गया। उत्तराखंड में भी हमने देखा है कि चीजें बदलती रहीं। त्रिवेंद्र रावत हटे और उसके बाद धामी आए, फिर वहां चुनाव हुआ, धामी हारे, फिर से सीएम बने। ठीक है, तो ये चीजें होती रही हैं दूसरे राज्यों में, लेकिन हिमाचल एक ऐसा राज्य रहा है जहां पे जयराम ठाकुर एक चेहरा लाया गया, वो लगातार काम करते रहे, छवि उनकी शानदार रही है, ये हर कोई जानता है। तो क्या बीजेपी इस वजह से भी कॉन्फिडेंट है कि वहां जो जयराम ठाकुर ने काम किया है वो सफिशिएंट है, बाकी केंद्र का पुश जो है वो मिलता रहा है? जी देखिए, राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, और लगातार देखिए अगर बात की जाए तो जयराम ठाकुर लगातार 5 साल उन्होंने सरकार चलाई और अच्छी सरकार चलाई, सबको साथ लेकर चले। कहते हैं कि संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन वहां बहुत मजबूत है और लगातार बीजेपी वहां मजबूती से अपना काम करी है। संगठन के नेतृत्व की बात की जाए तो संगठन बहुत अच्छा है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले भी प्रदेश अध्यक्ष चेंज किए गए थे और 2 प्रभारी बना गए थे। जयराम ठाकुर के शासनकाल में अगर बात की जाए तो बीजेपी आला कमान जो है वो बहुत संतुष्ट है। वो कह रही कि बीजेपी की जयराम ठाकुर ने अच्छा काम किया और कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ तक कि देख लीजिए, कोई भी एक मंत्री तक वहां चेंज नहीं किया गया। यही एक संगठन बीजेपी में है कि अगर किसी को हटाना होता है तो बीजेपी अपने लेवल पे हटा देती है। अगर बात की जाए दूसरे पार्टियों में, चाहे कांग्रेस की भी देखा कि आपने देखा होगा किस तरीके से आपने बहुत नजदीकी से राजस्थान को देखा है, तो जिस तरीके से राजस्थान में कल हुआ कांग्रेस में, वो भी इस पार्टी में नहीं। इस पार्टी में सिर्फ ये है कि अगर आपको कह दिया जाए, क्योंकि देखिए मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले विजय रूपाणी से, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा मुझसे कि मेरे पास फोन आया कि इस्तीफा देना है और मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं कोई बहसबाजी नहीं। देखिए यही बीजेपी की खासियत है कि वो संगठन को साथ लेकर चलती है। संगठन में अगर बात की जाए तो कब किसको बदलाव हो जाए ये किसी को नहीं पता होता है। और जिस तरीके से जयराम ठाकुर, उसके बाद अगर बात की जाए तो लगातार अनुराग ठाकुर जमीन पे लगातार वहां पे लगे रहे। और देखिए अगर बात की जाए तो हफ्ते में वो 4 दिन लगातार वहां पे रहते हैं और लगातार तैयारियां देख रहे हैं। केंद्र ने भी उनको कहा है कि आप वहां पे अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए अनुराग ठाकुर का जो जनता के बीच में, जो युवाओं के बीच में जो क्रेज है, वो देखने वाली बात होती है। क्योंकि अगर बात की जाए तो उससे पहले भी अनुराग ठाकुर ही जो लोग थे, जो आम आदमी पार्टी के थे, उनको लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वहां आश्वस्त है कि हम 2017 में जो परफॉर्मेंस था उससे हम अच्छा करने जा रहे हैं और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब देखना ये बात होगी कि इस बार कितने टिकट बीजेपी काटती है, क्योंकि अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे विधायक है जिनसे जनता नाराज है। अब उन विधायकों का भविष्य केंद्र कार्यालय में तय हुआ कि इस बार कितने लोगों का टिकट कटेगा और कितने इस बार अपनी राजनीति बचा पाते हैं। ठीक है मेहुल, अब एक चीज आपसे भी समझना चाहेंगे, जैसा आप चर्चा कर भी रहे थे कि दोनों पार्टियों में अंदर कहीं ना कहीं चीजें खींचतान जैसी देखने को मिल रही हैं। खींचतान का क्या फायदा मिल पाएगा आम आदमी पार्टी को, मेहुल?
बिल्कुल अंदरूनी खींचतान जिस तरह से देखा जाए कि आने वाले चुनाव में ये स्थिति बनेगी कि पूरा जो कैबिनेट है उसमें से रिपीट किसको किया जाता है, ये देखना अहम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूरे कैबिनेट को बदल दिया गया था, अब पुराने मंत्रिमंडल से कितना लोगों को टिकट दिया जाना है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सामुदायिक को टिकट देना है। मैं आपको बताऊं कि 27% तकरीबन पाटीदार समुदाय है, कोली समुदाय है और क्षत्रिय ठाकुर है। इनको किस तरह से साधने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से गोपाल इटालिया ने एक बात पिछले 2 दिन से दोहरा रहे हैं कि मैं पाटीदार हूं, इस वजह से मुझे भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है। और जिस तरह से पिछले 2017 के चुनाव में हार्दिक पटेल जो कि एक चेहरा था आंदोलन का, उसके बाद जो सौराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से बहुत कम सीटें हाथ में आई, इसका एक खामियाजा 2017 में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। इस बार हार्दिक पटेल खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, उनके साथ कई कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। मेहुल, खुद अगर मेहुल, तो इसमें हार्दिक पटेल की भूमिका जो है वो बीजेपी क्या तय करेगी? क्योंकि आंदोलन के समय हमने देखा था कि किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही थी, लोगों का हुजूम किस तरीके से हार्दिक पटेल के साथ था। तो क्या इस बार के चुनाव में बीजेपी उनको कोई अहम जिम्मेदारी दे सकती है और उसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, जिस तरह से पहले भी मैंने चर्चा की शुरुआत में मैंने पहले बताया कि बीरमगाम से हार्दिक पटेल को इशारा जरूर मिला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आपको चुनाव की तैयारियां करनी है। ठीक उस तरह से हार्दिक पटेल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि हार्दिक पटेल को टिकट मिलता है या हार्दिक पटेल उनकी श्रीमती जी के लिए टिकट का जोर आजमाइश कर रहे हैं। चूंकि इसी बीरमगाम बैठक पर 3 पूर्व विधायक भी मौजूद है। एक तेजश्री बेन पटेल जो कि डॉक्टर हैं, कांग्रेस से विधायक थी, 2017 के राज्यसभा चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उसके बाद वो चुनाव हार गई। चलिए, बिल्कुल मेहुल, तो देखिए संभावनाओं आशंकाओं के बीच, उम्मीदों के बीच जो चुनाव की तारीखों का ऐलान है वो आज 3 बजे हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मेहुल और दीपक, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।